जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से ही हमारे मुश्तरका दोस्त रियाजुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं। इनकी बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो हम पढ़ते रहते हैं, टीवी पर देखते रहते हैं, और इनके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, सियासी सूरत हाल पर भी ये नजर रखते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी इनसे जरा आज कुछ अंदर की बातें जानने की कोशिश करें। तो रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जावेद साहब आपका भी शुक्रिया। तो जावेद साहब मेरा ख्याल है शुरू करते हैं रियाज साहब से ही। रियाज साहब ये बताएं कि आजकल बड़ी खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होने वाली है, बड़ी लिस्टें बनी हुई हैं पीटीआई की भी, और जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं उनकी भी। आपने इस हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर भी की जिसमें आपने ये बताया कि हुकूमत कोई नई कानून साजी करने का इरादा रखती है। तो जरा उसकी डिटेल बताएं कि ये कानून साजी क्या पीटीआई स्पेसिफिक हो रही है और किस किस को खतरा होना चाहिए इससे। बहुत शुक्रिया अवैस साहब और जावेद रहमान साहब। देखें अवैस साहब, सिचुएशन इतनी अजीबो गरीब हो चुकी है और इतनी तेजी से बदल रही है कि हम जिस वक्त बात कर रहे हैं तो अगले 24 घंटों का हमें नहीं पता हम्म। कि इमरान खान के अरेस्ट की बात हो रही है, तो अगले 24 घंटों में पता चले पीटीआई की सारी लीडरशिप भी अरेस्ट हो सकती है। हम्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पावर ऑफ जो कॉरिडोर्स हैं, कॉरिडोर्स ऑफ पावर जिसे कहते हैं, वो जो हैं वहां पे चल क्या रहा है। पीडीएम की सबसे पहले अब इमरान खान की गिरफ्तारी से बात शुरू करते हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा, बल्कि उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वो लॉ बता देता हूँ जिसकी स्टोरी कल काफी मुझे बड़ी अच्छी फीडबैक भी आई, और हकान अब्बासी साहब ने जो है ना उसको सो कॉल्ड रीबर्ट करने की कोशिश की, और मिफ्ता साहब ने भी, और मुझसे एडिटर ने पूछा कि यार ये मिफ्ता साहब रीबर्ट कर रहे हैं तो ये भी बैठे हुए थे वहां पे। हम्म। मैंने कहा नहीं सर, वो इन्होंने री इमेजिनिंग पाकिस्तान शुरू किया हुआ है। तो हम्म। लोगों ने कहा कि आपने तो ये कमेंट कर दिया है और ऊपर से आप जो है ना सेमिनार करते फिर रहे हैं। तो तीनों ने मिल बैठ के जो है ना, वो खोकर साहब ने मिल के बैठ के कॉफी के कप पे ये ट्वीट बनाए कि यार इसको तो हम अपने आप को डिसोन करें। लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त हम अगर ये समझें कि बौखलाई नहीं हुई तो ये गलत जो है वो होगा। हम्म। उसकी वजह ये है कि इंतहाई बौखलाहट का शिकार है, और ये जो लॉ आ रहा है, मैं फ्रैंकली खुल के बात करूंगा कि ये किसकी वजह से आ रहा है। ये सीधी सी बात है, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आ रहा है। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एग्जैक्टली यही चीज की। बल्कि जब स्टोरी में कर रहा था तो मुझे एडिटर कह रहे थे कि यार आप जरा चेक कीजिएगा, क्या एग्जैक्टली ये वही बिल तो नहीं है जो पीटीआई के दौर में एक किस्म का शूट डाउन हुआ, जिसपे क्रिटिसिज्म हम्म। हुआ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, अतर मिनल्ला साहब ने बाहर फेंका इसको। इसने कहा कि आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं और सारा कुछ। तो मैंने एडिटर को कहा नहीं, ये बिल्कुल एक नई काविश है। और जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम नजीर तारड़, ये उनको टास्क दिया गया था, उन्होंने इसको वेट किया, और इंटीरियर मिनिस्ट्री का बेसिकली कंधा इस्तेमाल किया वो गया है जो कि जो ये। ये पिछले दौर के जिस लॉ की आप बात कर रहे हैं वो आप पीका की बात कर रहे हैं, वो मीडिया से वो नहीं, मुतल्लिक था ज्यादा। नहीं नहीं, मैं जरा बता दूं, पीका वाला जो था वो 2016 में था, और हम्म। मैं पिछले दौर की जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि 2021 में हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी तरह का सिमिलर बिल लाने की कोशिश की। और ऑब्वियसली वो किसके लिए और किसकी वजह से लाने की कोशिश की वो हम सबको पता है कि जी क्रिटिसिज्म हो रहा है आर्म जुडिशरी, तो समहाउ आप कह लेंगे 100 में से एक कंप्लेंट जुडिशरी की होती है हुकूमत को, और 99 जो है वो मिलिट्री की होती है। तो जाहिर है ये उन्हीं के कहने पे था। खुल के मैं बात करूंगा क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, और ये सबको पता है। हम्म। अच्छा, अब ये हो गया तो आदम नरीद तारड़ साहब ने चीज वेट की, फाइनल की, और इंटीरियर मिनिस्ट्री को पहुंचा दी। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो है वो कैबिनेट डिवीजन को पहुंचाई, और कैबिनेट डिवीजन को पहुंचाने के बाद कहा कि जी ये इनको इसको कैबिनेट से अप्रूव करवाएं। हम्म। तो कैबिनेट डिवीजन ने ये कहा कि जनाबे वाला, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके लिए ये बहुत अर्जेंट कोई डॉक्यूमेंट हो तो इसको जो है ना वो डायरेक्टली कैबिनेट में भेजा जाता है हमेशा। वो चीज जो है वो उसकी जो कैबिनेट की कमेटी, उन लेजिस्लेटिव कानून साजी की जो कमेटी है, जो सब कमेटी जैली कमेटी कहलाती है, पहले उसमें जाता है। तो काइंडली या तो आप प्राइम मिनिस्टर से हमें परमिशन लेके दें, आप बहुत ओवर स्पीडिंग में नजर आ रहे हैं, लेकिन हम इलीगल कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा उन्होंने वापस वो भेज दिए हैं। कानून मौजूद है, ये हफ्ते 10 दिन में, मेरा नहीं ख्याल कि स्टोरी के बाद थोड़ा सा कुछ शायद असर पड़े, कुछ डिले हो सकता है, लेकिन ये इसके बगैर रहेंगे नहीं। तो ये हम्म। कैबिनेट में आएगा। इसमें क्या है, इसमें ये है कि 5 साल के लिए जो है वो पहले ये 2 साल की अरेस्ट थी कि कोई भी अगर स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेगा जुडिशरी को, आर्मी को, और इस तरह के इदारों को, इदारों का नाम लिया गया है लेकिन स्पेसिफिकली जो मेंशन है वो है जुडिशरी
और आर्मी, हम्म, इनको जो क्रिटिसाइज करेगा, तो उन स्कैंडलाइज करेगा और ये सारा कुछ जो करेगा, तो उसका उसके हवाले से जो है उनको 5 साल तक कैद हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और इसके जब वारंट इशू होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे। हम्म, नाउ हियर इज द कैच के नॉन बेलेबल अरेस्ट जो वारंट्स हैं ये बहुत खतरनाक हैं। कि मैं कोर्ट से अगर मैंने इवन प्री अरेस्ट बेल का कुछ सिलसिला भी किया हो, तो वो भी असर नहीं करेगा, और ये डायरेक्टली जाके मेरे पास आके मैंने अगर ये कह दिया खुदा ना खास्ता, या कि जी चौकीदार कहाँ है, मुल्क की क्या हालत है, आप देखते हैं पीटीएम वगैरह ये सारी बातें इस्तेमाल हम्म। करते हैं, फौरन आके वो मुझे अगर उठा के ले जाते हैं, तो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि मैंने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जो इदारों को मतलब शायद अच्छा नहीं लगता, या जिसकी तजीक तशरीह वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बुनियादी तौर पर आप ये कह मर्जी रहे से, और वो ये समझते हैं कि ये तस्दीक की गई है हमारी और हम खून बहा रहे हैं और सारा कुछ है। तो इस जब ये सारा ये चीजें थी, और बीच में था कि स्कैंडलाइज हो रहा है, लिहाजा ये सारा कुछ है। हाँ, अगर जो कुछ ये कह रहा है और उस दौरान वो बात सही है, तो ये केस उस पर लागू नहीं होगा। हैं। तो ये मिठास डालने की कोशिश की गई है कि जब हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे, और एक मीठा डालने की और कोशिश की गई है कि हम इंटीरियर मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेनी होगी हमें। हम्म, लेकिन आपको पता है कि परमिशन इंटीरियर मिनिस्ट्री राणा सनाउल्लाह साहब से क्या परमिशन लेनी होगी? अगर उन्होंने 10-12 लोगों को अरेस्ट करवाना है, तो वो तो ज़ाहिर आई वॉश है। तो हम्म, अब इसके बाद मैंने जब ये मिला, तो मैं अर्जन नजीर तारड़ साहब के पीछे लगा रहा कि मुझे वो कहीं से मिले, तो मैं उनसे कहूँ कि सर ये आपने बनाया है, बताएं पर्पस क्या है और आगे क्या इस पे। खैर वो मुझे नहीं मिल सके, इत्तेफाक कह लें या मेरी बदकिस्मती, तो मुझे उनका कमेंट नहीं मिला। लेकिन शेख रुहेल असगर साहब मुझे मिले, जो मैंने स्टोरी में मेंशन किया। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, ये लॉ ला रहे हैं इस तरह का। तो कहते हैं कि यार चंगा नहीं हो रहा है, पंजाबी में कहा, "ए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी होएगा"। हम्म। मतलब अगर ये हम कर रहे हैं तो ये हमारे साथ भी होगा। ही वॉज वेरी यही तो फ्रैंक। और वो हाँ, यही तो वो ये बुनियादी नुक्ता है जो मैं बल्कि जावेद साहब की तरफ ये ले जाता हूँ। जावेद साहब, आप पार्लियामान को इतने लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, आपने हुकूमतें आते हुए भी देखी हैं, जाते हुए भी देखी हैं। जैसे रियाज साहब ने बताया कि पिछली हुकूमत में भी इसी तरह की एफर्ट हो रही थी, इन्हीं बुनियादों पर हो रही थी, और अब ये हुकूमत भी शुरू हो गई है। ये हुकूमतें विक्टिम बनने के बावजूद जब पावर में आती हैं तो सबक क्यों नहीं सीखती हैं ऐसे वाकयात से? जी बहुत शुक्रिया वैस साहब। ये रियाज साहब की स्टोरी जो है ये कल से बड़े बेहतरीन किस्म का इसका ऊपर ये इन्होंने थड़थल्ली मचा रखी है। हम्म, और उसके अंदर जो इन्होंने जो बातें कर दी हैं और सब कुछ इन्होंने बता दिया है। मेरी एक सीनियर जो अभी कैबिनेट के मेंबर हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि यार मेरा नाम ना लीजिएगा। मैंने कहा बच क्या गया जो आपका नाम न लें। खैर, तो वो ये कहते हैं कि मसला ये है इस किस्म के कवानीन जो है हमें अब हमारी मजबूरी बन चुकी है। और जिस तरह अभी रियाज साहब कह रहे थे कि इनका ये टारगेट ओरिएंटेड है। ये कुछ इस तरह से नहीं है कि इन्होंने कोई बकायदा से इन्होंने काम किया हो कि लंबे अरसे के लिए ये लाएंगे। टारगेट ओरिएंटेड इसलिए भी है कि वो जो पिछली दफा जो गवर्नमेंट पीटीआई की लेके आई थी उन्होंने भी कुछ सोच समझ के वो ला रहे थे। वो कोई ऐसा कोई हमारे यहाँ क्या अमेंडमेंट्स होती हैं, वो किसी को पकड़ना है, वो हमेशा लेजिस्लेशन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करते हैं। ये ज्यादातर जो मैं बात करता हूँ, अब ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब जो आपके शहबाज शरीफ साहब हैं, पीडीएम की हुकूमत की वजह से वो कैबिनेट में उस तरह से आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं करते जिस हम्म, तरह से एक वजीर आजम को करनी चाहिए, ये वो कह रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि पिछली कैबिनेट के अंदर जब ये डिस्कस हुआ एक इसी से रिलेटेड एक मामला, तो वो कहते हैं मैंने ये कहा कि क्यों ना ये जो सोशल मीडिया पे इतना उखाड़ पुछाड़ हो रहा होता है, तो इस पे कोई कानून आना चाहिए, कोई बातें होनी चाहिए। तो उन्होंने दबे लफ्जों में वहां कहा कि इसके ऊपर काम हो रहा है। वो काम ये होने से मुझे ये याद देख सिर्फ लें, रियाज साहब, ये जावेद साहब मशवरे देते हैं इनको। तो बिल्कुल। तो रियाज साहब वाली वो जो उन्होंने कहा ना काम हो रहा है, वो काम क्या हो रहा था वो रियाज साहब पकड़ लिया। हम्म, रियाज साहब ने उस चीज को पकड़ लिया कि क्या काम हो रहा है। वो उन्होंने फौरन वो मीडिया में क्या कहते हैं कि दो चीजों को कभी नहीं रोकना चाहिए, एक खबर को एक और चीज है। तो इन्होंने भी वही काम किया, फौरी तौर पे खबर चला दी। हम्म, अब ये है कि कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने इसके ऊपर डिलिब्रेशन बड़ी होनी है। मैंने अभी ये थोड़ी सी बात की थी कि आंखें चुराते हैं उस तरह से आंखों में आंखें डाल के शहबाज शरीफ साहब पीडीएम के जो जो मिनिस्टर्स बैठे होते हैं उनके साथ पूरी बात नहीं कर सकते। लेकिन ये कोशिश यही करेंगे कि हम किसी तरह से इसको फौरी तौर पे
अब इनकी प्लेट में मसला ये है, इनकी टेबल पे बहुत सारी चीजें हैं, किस किस को कवर करें। नेशनल असेंबली में बहस आपकी चल रही है न्यू वेव ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड, आपके वो हल्के अलहदा खुले हुए हैं, वहां जनाब उन्होंने आपने इलेक्शन कराने हैं, ये बिल लेके आना है, इसको पास कराना है, इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना है, मतलब कि बहुत कुछ इन्होंने करना है। तो लेकिन इस सारी सूरत हाल को समेटने के लिए बड़ा इन्हें ट्रिकी होके चलना पड़ेगा। साथ साथ आईएमएफ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इन्होंने भी जो अपनी जो समरी इन्होंने आपके रियाज साहब ने जो बताई थी, वो हम इनसे जरूर पूछेंगे कि यार ये 300 वाली आपने एक बात की, वो क्या है, जरा हमें समझाए ना। वो तो 80% के ऊपर लागू होती है, वो किस तरीके से ये करेंगे रियाज साहब? बिल्कुल रियाज साहब, ये बताएं कि ये जो खबर की तो तफसीलात आपने बताई हैं, लेकिन कानून, वो जो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, अब अगर इन्होंने कानून लाने का फैसला कर ही लिया है, तो एक तो ये कि क्या ये हुकूमत का अपना इनिशिएटिव है या इन्हें कहीं और से भी पुश है, और हमारे देखने वाले समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। और अगर ऐसा है तो फिर कौन कौन गिरफ्तार होगा, जरा ये भी बता दें कि तैयारी क्या है। अवैध साहब, मैं एक कमेंट कर दूं और उसके बाद फिर मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। हुकूमत की ये जो मैं लाइन आपको बता रहा हूँ, इसमें खबर है, लेकिन ये आप प्लीज इसको थंबनेल वगैरह में ना डालिएगा। हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से लगाएं आप कि इन्होंने कहा जी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। आप हैरान होंगे कि मैंने काफी डेटा इकट्ठा किया, करवाया, कुछ जगहों से मुझे मिला कि जब से हुकूमत आई है अप्रैल 11-12 के बाद से, 2022 से, ये कुछ 450 प्लस जो समरीज हैं, जो यानी जो सिस्टम होता है बेसिकली मुल्क का चलाने के लिए जो समरीज होती हैं फेडरल कैबिनेट की, उन्होंने 450 के करीब जो समरीज हैं वो सर्कुलेशन के थ्रू अप्रूव की हैं। और सर्कुलेशन के अप्रूवल, हम नाजरीन को थोड़ा सा मैं बता दूं कि सर्कुलेशन ये होती है कि जो हार्ड कॉपीज हैं वो तमाम जो कैबिनेट के फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास जाती है, और उसके बाद उसका अप्रूवल आता है कमेंट के साथ, यस। और कोई कमेंट ना करे, कुछ भी ना कहे, तो उसको यस ही समझा जाता है, यानी अनलेस के कोई कैबिनेट मीटिंग या बहस वगैरह कोई नहीं होती उस पर। उसमें कोई बहस वगैरह नहीं होती। और आप हैरान होंगे, कुछ 35 के करीब फैसले जो हैं वो काबीना के इजलास के अंदर हुए हैं। काबीना की मीटिंग जब हुई है तो उसके अंदर 35 फैसले अप्रूव हुए हैं। 457 या उससे ज्यादा जो हैं जो जो समरीज हैं वो अप्रूव हुई हैं सर्कुलेशन के थ्रू। 34 के करीब तो वज़रा ऐसे हैं जो नून लीग के हैं, और 17 के करीब अगर फेडरल मिनिस्टर्स का अप्रूवल आ जाए तो उस डिसीजन को ओके समझा जाता है। तो पीपल्स पार्टी की भी कोई जरूरत नहीं है, और जेयूआईएफ की भी कोई जरूरत नहीं है। सर्कुलेशन के थ्रू एहसन इकबाल, आगे पीछे ख्वाजा आसिफ, ये ओके कर दें, खत्म होता जा रहा है। 450 फैसले आप ओके, ये अब गवर्नेंस का अंदाजा इस बात से लगाएं। तो ये तो इनकी हालत है कि आंखों में आंखें, ये कैबिनेट का इजलास ही नहीं बुला पाते। इनसे तो मतलब कोई कॉन्फिडेंस कहाँ है? तो काम हो तो कॉन्फिडेंस आए। बहरहाल ये एक लंबी बहस है गवर्नेंस वाली, ये गवर्नेंस में क्या कर रहे हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, गिरफ्तारियों वाला मामला। एक तो ये जो आ रहा था लॉ, इन्होंने कहा, जावेद साहब ने, कि रियाज साहब ने पकड़ लिया। मैं इस कश्मकश में था कि अगर मैं ये खबर तब तक रोकूं कि जब तक सीसीएलसी इसको ओके करे या काबीना ओके करे। डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है, तो मैं दे दूंगा कि कल ये होने जा रहा है या आज ये हो गया फैसला। लेकिन मैंने कहा अगर ये फैसला हो जाता है तो उसके बाद तो ऑलमोस्ट हम समझें ये चीज ओके हो गई, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। लिहाजा मैंने सोचा कि इस गुब्बारे से पहले हवा निकाली जाए। मुझे नहीं पता कि काफी लोगों को ज़ाहिर से प्रॉब्लम भी हुई है। मुझे कुछ लोगों ने पर्सनली भी कांटेक्ट किया कि यार आप जो है ना इस तरह कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल उनसे खैर मेरा एक और आर्गुमेंट था। लेकिन बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि जर्नलिस्ट का ये बुनियादी काम होना चाहिए कि जहाँ पे उसको लगे कि ह्यूमन राइट्स और ये चीजें जहाँ पे वायलेशन होने का खतरा है, तो अगर वक्त से पहले अगर नमाज पढ़ ली जाए, ये वो नमाज है, वक्त से पहले पढ़ ली जाए तो कबूल भी हो जाती है। तो इसकी जो है ना वो वरना कज़ा में समझी जाएगी। अब मैं आता हूँ आपकी बात की तरफ कि इमरान खान ने इस चीज को असेस कर लिया है कि उनको, उनके लोगों की, पार्टी के मेंबरान की ना सिर्फ पकड़ धकड़ होगी बल्कि उनके साथ संभाव कुछ चपेड़े, कुछ हथकड़ियां और ये चीजें भी होंगी। तो इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का जो ऐलान किया है वो ऐसे नहीं है। वो इससे पहले भी कर सकते थे, वो 8 महीने 10 महीने पहले भी कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब इनको अंदाजा हो गया है कि एक तो जाहिर है गवर्नमेंट पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो गवर्नमेंट डिस्ट्रक्शन के तौर पे गिरफ्तारियों का इस्तेमाल कर रही है। वो कहते हैं कि हम इस डिस्ट्रक्शन को अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी इस्तेमाल करें, लिहाजा जेल भरो तहरीक का ऐलान करके जनाब आएंगे, हमारे बंदे पकड़े जाते हैं,
तो तो आपने जब कहा तो इमरान खान के हवाले से 2-3 राय पाई जाती हैं। हम्म, पीडीएम के अंदर तकरीबन जो 60% आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं यानी पार्टीज हैं, मैं ये कहूंगा ज़रा 13 पार्टियों का मजमुआ है ये, उनका ये कहना है कि इमरान खान को अरेस्ट करके आप उन्हें सियासी शहीद बनाएंगे, हीरो बनाएंगे, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो अवाम में ज्यादा हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ तबका ये कहता है कि हाँ ठीक है, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि हमारे पास ऐसा क्या है कि हम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करवाएं और इमरान खान को गिरफ्तार ना करें और हम कहें ये देखें हमारे पास बेचने को और लोगों को दिखाने को ये है। हम्म, आप अंदाजा लगाएं कि इस एक तरफ तो हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ तकरीबन जो है 10 अरब रुपए के लैपटॉप जो हैं वो मंगवाने की तैयारियां हो रही हैं। हर चीज तैयार हो चुकी है, मेरा ख्याल है टेंडर जो है बहुत जल्द आंदा चंद दिनों में फ्लोट किए जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि यूथ को जो है वो किसी तरीके से कोर्ट किया जाए। और शेजा फातिमा वगैरह इस सारे प्रोग्राम को देख रही जो उससे पहले उस्मान डार देख रहे थे यूथ प्रोग्राम और उसके जो सारी चीजें हैं। हम्म, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाए या ना किया जाए, लेकिन एक बात तय है कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक चीज तय की हुई है कि इदारों की खासतौर से जो उनके जो 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 करीब इदारे हैं, खासतौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ऐसे इदारे और मिलिट्री वगैरह तो ज़ाहिर है उसमें बराह रास्त आ जाते हैं, उन इदारों के हवाले से इनडायरेक्टली भी अगर कोई बात होती है, डायरेक्टली कोई बात होती है, ये कुछ दिनों पहले तलत साहब ने भी कही थी और मुझे बाकायदा तौर पे ये कुछ लोगों ने इतला दी कि बिल्कुल ऐसा ही है, लाइन तय हो गई है। कोई मामूली सी भी खच खच करेगा उसको फौरन जो है उठा के सबक सिखाने की बात की जाएगी। जो नए आर्मी चीफ है ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम इस हद तक लोगों को ये ले जाने नहीं देंगे, आई मीन पीटीआई और अपोजिशन जो है इस हद तक हम नहीं उनको जाने देंगे कि ताकि वो इदारों की तस्दीक करें और उसके बाद सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ ट्रेंड चलना शुरू हो जाए और वो ऐसा अनस्टॉपेबल एक बैराज ऑफ क्रिटिसिज्म शुरू हो जाए कि उसके बाद फिर हम सर पहल हमारे भूल जाएं। तो शुरू में हम इन्हें पकड़ें और मैं उन लोगों के नाम फिर कभी आपसे शेयर करूंगा कि वो मुशीर कौन थे और उसमें हमारे कुछ साफी भाई भी शामिल, इंटरेस्टिंगली हम्म। जावेद साहब उसमें उन्होंने शामिल नहीं। तो फिर एक ज़िमनी सवाल पैदा होता है कि फिर तो खान साहब ठीक कहते हैं कि मुझ पर इन्होंने कांटा लगा दिया है, और अगर लगा दिया है तो फिर इलेक्शन के बाद भी सिस्टम में खान साहब की गुंजाइश कैसे पैदा होगी? एस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत करीबी वो सहाफी भी कहलाते हैं टेक्निकली, हम मेरे यार के हवाले से तो सहाफी वो नहीं होते। पिछले दिनों एक प्रोग्राम में आए हुए थे तो ऑफ कैमरा मेरी उनसे काफी गपशप हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कांटा लग चुका है। उन्होंने कहा 100% कांटा लग चुका है। मैंने कहा कोई इम्कानात कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन में मुमकिन तौर पे आ सकते हैं? उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, ये चीज मैंने फिर 2-3 और लोगों से पूछी तो उनका ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट का फिलहाल ये मूड है कि इमरान खान किसी तौर पे भी उस मेजोरिटी के साथ ना आए। इमरान खान आता है, आए उसके एक आध सूबे में, डेढ़ सूबे में उसकी हुकूमत हो, लेकिन फेडरल में कम से कम जो है उस तरह विजन ना हो। अच्छा, इसका फायदा जो है वो वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में हो रहा है कि वो जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि उनके जो इंटरेस्ट है वो सिमिलर हो गए कि अच्छा हमें लाइफ लाइन मिल रही है। अब एक जो बड़ी चीज है जिसका वेट हो रहा है और वो है आईएमएफ। हम्म, आईएमएफ के साथ पिछले कई तकरीबन मेरे ख्याल है हफ्ता तो हो गया टीम आ चुकी है और अगले कुछ और दिन भी मामला चलते रहेंगे। और कानों से धुएं तो वजीर आजम खुद एतराफ कर चुके हैं कि नाक से लकीरें लगवाई जा रही हैं और वो जाहिर लगवाई जा रही हैं कि जिसमें इन्होंने शाताना कोशिश ये की, कई कोशिशें जिनमें से थी, इनमें से एक ये थी कि 17 से 22 ग्रेड के तमाम जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएमएफ का कहना था उनका रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, जिसमें तमाम जो 17 से 22 किसी भी इदारे में शामिल हों। इन्होंने खामोशी से कानून साजी की कोशिश की जिसमें 17 से 22 ब्यूरोक्रेट शामिल थे, आर्मी ऑफिसर्स को निकाल दिया। लेट्स बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ये खबर छप भी चुकी है, हम्म, इन्होंने आर्मी ऑफिसर्स को निकाल दिया। तो मैं इंतहाई जो है जिम्मेदाराना एक सोर्स को कोट करते हुए कह रहा हूं कि उन्होंने ये मेंशन किया कि आप हमें वजह बता दें कि आपने मिलिट्री ऑफिसर्स को जो 17 से 22 हैं उसको क्या मद्देनजर रखते हुए आपने, कोई लॉजिक क्या है आप लोगों ने। और कहा जाता है कि जो हफीज पाशा साहब की जो अहलियां हैं, मुझे उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, और वो जो रिजाइन अ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, आयशा गौस पाशा साहिबा। आयशा गौस पाशा जो हैं, इसाक डार जो हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ कान में खुसर फुसर भी शुरू कर दी कि अब क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि देवर देवर कॉट ऑफ द नॉट ऑफ द कफ बल्कि मतलब रेड हैंडेड कह लें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उसकी वजह ये है कि सेंसिटिविटी है हमारे मुल्क में, आर्मी में क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगर उनका जो है वो पब्लिक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा, दिस इज अ स्पेसिफिक लाइन, इफ देयर इज नो रॉन्ग डूइंग व्हाट्स देयर टू वरी अबाउट।
तो डार साहब ने कहा कि वी लेट यू नो अबाउट दिस। तो ये एक दर्जन भर जो डिमांड्स हैं उनमें से एक ये डिमांड है, जिस पे ज़ाहिर है वो जो है ना कई दूर-दूर तक के लोगों के कड़ाके निकल रहे हैं। उसके अलावा बिजली, तेल, गैस इनकी कीमतें बढ़ानी है, ताकि वो जो 800 अरब रुपए आपने तकरीबन अब 600 हो चुका है, 600 अरब रुपए का रेवेन्यू जो आपने जनरेट करना है, वो कहाँ से करना है? ज़ाहिर है हमारे मुल्क में तो एलीट तो आती नहीं है हाथ, तो बात से बात लंबी हो जाती है। जावेद साहब भी मौजूद हैं, ज़रा उनको भी मौका दिया जाए, तो मुझे अजीब-सा लग हुँ। रहा है कि आई एम जस्ट आपने क्योंकि डार साहब का नाम ले लिया है और डार साहब बड़े पसंदीदा हैं जावेद साहब के, तो अब आगे बात मेरा अच्छा। ख्याल है जावेद साहब को ही करनी चाहिए। देखिए जी, डार साहब ने दावे किए थे, इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू में आके तो उन्होंने अपने दावे को, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वहां से अपना सफर का आगाज किया तो जहाज से ही मुझे पता चलना शुरू हो गया कि डार और डॉलर एक तो मिक्स हो जाता है बात करते हुए। हुँ, तो उन्होंने कहा कि डॉलर का रेट जो है, तो ये भी कम होना शुरू हो गया, खुलबली सी मच गई और बड़ा ही एक फिजा ऐसी कायम कर दी गई कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो देखा, जो अकाड़ पछाड़ हुई, डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब अंदर से तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि और अंदर से क्या खुश होंगे, वो तो खुल-खिला के बात करते हैं कि मेरे ऊपर तनकीद करते थे, मुझे हर वक़्त इन्होंने निशाना बनाया हुआ था। इन्हें अब हम इस तरह कह सकते हैं कि बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत नहीं थी, अपने यहाँ भी इस किस्म की बातें आना शुरू हो गई थी। दूसरी बात जनाब ये है कि डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए इन्हें ये जो किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी गिदड़-सिंगी इन्हें करनी पड़ेगी कि आईएमएफ इन्हें जाते हुए इनके ऊपर थोड़ी-सी शफ़क़त इनके सर पे शफ़क़त का हाथ फेर दे। क्योंकि ये जनाब आपका चल रहा है इलेक्शन ईयर। इलेक्शन ईयर के अंदर आपने बहुत कुछ अवाम को बताना है। एक इन्होंने क्या बात सोच रखी है, वो ये सोच रखी है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता इकॉनमी के हालात मज़ीद दिगरगू होते गए, इस किस्म के होते गए, इन्होंने जनाब बयान दिलवा दिया याज़ सादिक से, 1-2 और लोगों से कि अगर ये इकॉनमी की सूरत-ए-हाल, मईशत, ये सारी चीज़ें, सैलाब का तड़का दरमियान में डाल के, ये सारी चीज़ें अगर खराब रहीं, तो इलेक्शन मज़ीद डिले हो सकते हैं। हुँ, इन्होंने इलेक्शन का इन्होंने सोच रखा है, एक तो मैं पहली बात कर दूँ, इन्होंने सेम डे पे कराने का एक वो जो मेरे मेरे से जो बात कर रहे थे इसी स्टोरी से रिलेटेड, उनका ये दावा था कि हमारे यहाँ ये डिस्कशन हो रही है कि हमने किसी तरीके पे इलेक्शन मुल्क में एक सेम डे पे ही करानी है। इसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद जितना आगे खींच सकते हैं ये पंजाब वाले भी, ये केपीके वाले भी। क्योंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इतना पैसा नहीं है। तो मज़ीद ऐसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें वो कहते हैं कि ऐसा हर जिस तरह इन्होंने कहा ना कि मंज़रनामा हर आए रोज़ चेंज हो रहा है। आँख झपकने से पहले ही कुछ और चीज़ हो चुकी होती है। वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में तकरीबन आपके मार्च में आप ऐसी-ऐसी तब्दीलियाँ देखेंगे कि हैरान और परेशान रह जाएँगे कि ये क्या हो गया है। तो उसकी दूसरी सूरत क्या होगी, एक तो रमज़ान शरीफ भी करीब है। दूसरी सूरत क्या होगी कि जनाब इलेक्शन जो है ना, पूरे मुल्क में सेम डे पे करवाएँ और हो सकता है कि ये जनाब ये बात कर रहे थे कि जब नेशनल असेंबली का टेन्योर खत्म होगा तब जाके ये खत्म कराएँगे। उससे भी आगे हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। हुँ। बिल्कुल और इन तमाम मामलात में ये जो सियासी मामलात चल रहे हैं, जैसे आप दोनों ने इशारा किया है कि इकॉनमी जो है वो बुनियादी इश्यू है और चाहे गिरफ्तारियाँ हों, कानून साज़ी हो, इलेक्शन हो, ये मसला जो है ये बहरहाल इस हुकूमत के लिए भी है और आने वाली हुकूमत के लिए भी रहेगा। इन तमाम मामलात पर हम बातचीत करते रहेंगे। आज मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया। कल किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।